हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी के बीपीएससी टीआरई 4 क्लास में। अगला प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपलब्ध हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, विज्ञान इत्यादि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सवाल पहला आया है हमारे स्क्रीन पर कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध इनमें से किससे है, यानी ओजोन क्षरण से है, प्रदूषण से है या फिर जैव सुरक्षा समझौता से। यहाँ पर सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा ऑप्शन सी के जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जैव सुरक्षा समझौता से है, जो 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, दोनों तिथि बहुत महत्वपूर्ण है कि 29 जनवरी 2000 को इसको जो है स्वीकार किया गया कार्टेजेना प्रोटोकॉल को, और फिर जो है इसको 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया कार्टेजेना प्रोटोकॉल को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में जनजाति की संख्या संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 2011 के बाद चूँकि जनगणना नहीं हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि 8.6% जो है आबादी, पूरे भारत की आबादी का 8.6% आबादी जो है यह जनजातियों की आबादी है। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे अधिक जो है जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। और पूरे भारत की जनसंख्या का 8%, 2011 के जनगणना के अनुसार 8%, पूरे भारत की जनसंख्या का 8% जो है वो जनजातियों की जनसंख्या है। हालांकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है। अब अगर नए सिरे से जनगणना का काम होगा तो उसमें जो है ये आंकड़े बदल जाएंगे। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पर है नोगख्वालिम जो है नोगख्वालिम अभ्यारण्य मेघालय में, और फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में, और पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तो इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो सही सुमेलित की अगर हम लोग बात करें तो पेरियार जो अभ्यारण्य है यह तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में नहीं, बल्कि केरल राज्य में स्थित है। उसी प्रकार जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह उड़ीसा में स्थित नहीं है, बल्कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो नोगख्वालिम जो अभ्यारण्य है, नोगख्वालिम अभ्यारण्य जो है यह मेघालय में स्थित है। तो सही सुमेलित के रूप में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों, हम एक प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ आपको बता रहे हैं कि उस पर आधारित अगर एक भी प्रश्न आप बनते हैं तो आपसे नहीं छूटेंगे, इस गारंटी के साथ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पिछला में सही सुमेलित पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर जो कि सही सुमेलित है। उसके बाद जो है काकड़पारा परियोजना ताप्ती नदी पर, तो ये भी सही सुमेलित है। फिर है जायकावाड़ी परियोजना जो है कृष्णा नदी पर, तो जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि जायकावाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर है। जायकावाड़ी परियोजना कहाँ है? जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है, किस नदी पर है? याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो जायकावाड़ी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वह महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है?
महाराष्ट्र है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। काकापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। और जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर स्थित है। और यह परियोजना से महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित होता है। अर्थात जो गलत सुमेलित है वो ऑप्शन सी है, इसलिए चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैगी नॉट रेखा के नाम से, या फिर मेन रहीम रेखा के नाम से, या फिर जो है हिडनबर्ग रेखा के नाम से? इनमें से किस नाम से जो है रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जानी जाती है? तो हम एक एक को जानते हैं। अगर मैगीनॉट रेखा की बात करें, मैगीनॉट रेखा जो है मैगीनॉट रेखा, तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, मैगीनॉट रेखा। मैन रहीम रेखा की बात करें तो यह रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। इसलिए उत्तर तो ऑप्शन बी के रूप में करेक्ट आंसर होगा, मैन रहीम रेखा। और आप हिडनबर्ग रेखा को भी याद रखिए कि यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। कौन? ये हिडनबर्ग रेखा। तो आपको याद रहेगा मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, और उसी प्रकार जो है मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। प्रश्न रूस और फिनलैंड के बीच का पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। और हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको जो है ये रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन, इटली, जिनेवा या फिर इनमें से कहीं नहीं है। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है मैड्रिड जगह पर स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मैड्रिड में। और ये मैड्रिड कहाँ स्थित है? तो मैड्रिड स्थित है स्पेन में, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो जगह है वो मैड्रिड है और वो जगह स्थित है स्पेन में। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना, ये प्रमुख दो उद्देश्य हैं इसके। कि एक है कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। पर्यटन के माध्यम से क्या होना चाहिए? आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर हो। और पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना, ये दो प्रमुख जो है इसके उद्देश्य हैं जो विश्व पर्यटन संगठन है। सवाल अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई जो है यह विश्व बैंक का मुख्यालय नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ये मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में कब किया गया था? 1966 ईस्वी में। और इसके सदस्य की देशों की जो संख्या है यहाँ पर, ये सदस्य की संख्या कितनी है? 67। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 67 है। और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं जो कहाँ कहाँ है? 3 प्रतिनिधि कार्यालय जो है टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट में है और वाशिंगटन डीसी में है। जी याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में, स्थापना कब की गई है? 1966 में किया गया है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 67 है। और इसका 3 जो है प्रतिनिधि कार्यालय है, 3 प्रतिनिधि कार्यालय है जो एक टोक्यो में है। कहाँ कहाँ है? एक है टोक्यो में, दूसरा है फ्रैंकफर्ट में। कहाँ है? दूसरा फ्रैंकफर्ट में है। और तीसरा जो है वह है वाशिंगटन डीसी, WDC हम लिखते हैं शॉर्ट में, वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 4 प्रमुख तिथि है और ये चारों तिथि जो है आपको कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, जो कि सेना से ही संबंधित है। तो
तो ये तीन तिथि जो हमारे स्क्रीन पर है, तीनों कहीं ना कहीं सेना से संबंधित है। थल सेना दिवस पूछा जा रहा है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 15 जनवरी की तिथि को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए के रूप में करेक्ट आंसर है, 15 जनवरी की तिथि को थल सेना दिवस। और अगर हम लोग बात करें 8 अक्टूबर को, तो वायु सेना दिवस, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। और अगर 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। जी याद रखिएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ऑप्शन ए के रूप में करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है? जहांगीर महल, शीश महल, दीवान महल। तो अकबर के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा महल है? अकबर के द्वारा निर्मित जो महल है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि जहांगीर महल जो है यह अकबर के द्वारा निर्मित महल है। जहांगीर महल जो है यह अकबर के द्वारा निर्मित आगरा में स्थित है। और शीश महल और दीवान खास महल, ये सारे महल जो है इसके निर्माण कराने का कार्य कौन किया है? तो ये शाहजहां ने किया है। दीवान खास जो है, तो यहाँ पर ये शाहजहां के द्वारा शीश महल और दीवान महल और ख़ास महल का निर्माण कराया गया। और जहांगीर महल का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया। और ये सारे महल जो है यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने का जो काम है वो अकबर के द्वारा किया गया था। तो मनसबदारी व्यवस्था, यह व्यवस्था मुख्य रूप से किस कारण से लागू की गई थी? इसको लागू करने का उद्देश्य राजस्व को एकत्रित करना था, या फिर सैनिकों की सुगमता से भर्ती करना था, या धार्मिक सभाओं की स्थापना करना था, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास कि मनसबदारी व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि अकबर के शासनकाल में जो है अकबर ये चाहते थे कि मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा जो है सैनिक व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित किया जाए। और इसी ये को लेकर के जो है अकबर ने ये किया था, इसलिए ऑप्शन बी के रूप में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, अर्थात ये कौन सा जो पत्र है जिसने, जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो राष्ट्रवादी भूमिका नहीं निभाने वाला पत्र जो है, पत्रिका या अखबार कौन नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन है द हिंदू और बंगाली, ये दो प्रमुख जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र रहे हैं। लेकिन जो द टाइम्स ऑफ इंडिया था, अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त जो था वो जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1838 को हुआ था, द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना, वो उसका पूरा जो स्वामित्व था वो जो है बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास था। और बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी जो है ये अंग्रेज़ों के कंपनी थी, और ये जो है इसलिए अंग्रेज़ों के पक्ष में लिखा करते थे, तो इसलिए ये राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका में इनका नाम नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 11 के बाद 12वां है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? दोस्तों हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। जो प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं उन सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करते हैं, चाहे वो इतिहास के हो या भूगोल के प्रश्न हो या विविध प्रकार के प्रश्नों को जो है जो अक्सर जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है, नरसंहार है, ये कौन सी गांधीवादी जो सत्याग्रह है उसके संबंध में हुआ है? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 की घटना है। कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। ये उस वक्त जो है रॉलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? रॉलेट एक्ट जो 1919 में भारत में आया था। और उसका काम क्या था रॉलेट एक्ट का? कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहे थे उसको दबाने के उद्देश्य से आया था। और इसी के विरोध में
जो है इस आंदोलन के तहत रॉलेट एक्ट के तहत जो है गांधी जी को पंजाब में एंट्री नहीं मिली, उनको अनुमति नहीं मिली। और दो पंजाब के प्रमुख नेता जिसमें से जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इन सब उद्देश्य से जो है लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैठकर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और उसी में जो है जनरल ओडायर की सेना ने निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चलवा दी और उसमें जो है हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग शहीद हो गए। तो ये जो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के तहत जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला सवाल है कि किस सुल्तान के ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है फसल की नपाई का आधा जो है राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? राजस्व यानी 50% कर जो है कौन लेता था? इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी हैं हमारे ऑप्शंस में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो है यह बिचौलियों का दमन किया था, यानी कोई भी जो है बिचौलिया, कोई भी जो एजेंट जो है वो बीच में नहीं रहेंगे, दमन करते हुए गांव से सीधा संबंध स्थापित किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने कहा किया कि भू राजस्व का आधा 50% निर्धारित किया। इसके काल में जो है क्या हुआ कि भू राजस्व की जो दरें थी वो संभवतः सबसे ऊंची हो गई, लेकिन एक बेनिफिट्स ये हुआ कि बिचौलियों के द्वारा जो ये होता था कि किसानों से कुछ और लिया जाता था और फिर जो है पहुंचाया कुछ और जाता था, तो वो चीज़ को ख़त्म किया और 50% कर निर्धारित किया बिचौलियों का दमन करते हुए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यह 50% कर लेने का कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है? या आप ये भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितनी बार किए हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार किया गया है। कितनी बार? महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। वह अध्यक्षता 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। कब की? बेलगाम अधिवेशन। और यह बेलगाम कहाँ पड़ता है? बेलगाम पड़ता है कर्नाटक राज्य में। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो कि बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद फिर कभी गांधी जी अध्यक्ष नहीं रहे। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है यह किस जगह पर मिलता है? विजयनगर साम्राज्य जो है यह दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक राज्य में, विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में इसके प्रमुख अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि हम्पी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। कब? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया था। जी किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, इनके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया और उन्होंने अपनी राजधानी जो है हम्पी में बनाया था। कहाँ बनाया था? हम्पी में। और ये विजयनगर साम्राज्य जो है वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वहीं हम्पी से देखे गए हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है यह किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध, जैन और हिंदुओं में से जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को इसमें जो है इकट्ठा किया गया है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा किया गया है। इसकी रचना जो है त्रिपिटक की यह पाली भाषा में किया गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। और यह जो पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय से लेकर के और फिर महापरिनिर्वाण तक दिए गए जितने भी प्रवचन हैं उन सबको संग्रहित किया गया है त्रिपिटक में। त्रिपिटक, त्रि का अर्थ है तीन, तो इसलिए त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, 3 ग्रंथ आते हैं, जो का नाम क्या क्या है याद रखिएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो त्रिपिटक में 3 कौन कौन ग्रंथ है? सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के बाद जो है विनय पिटक है और विनय पिटक के बाद जो है अभिधम्म पिटक है। याद रखिएगा आप लोग कि जो है ये 3 प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक के अंतर्गत, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म
धम्मपिटक, और इन तीनों ग्रंथों को मिला करके जो है महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, वहाँ से लेकर के और उनकी जो महापरिनिर्वाण की जो ये है घटना है, यहाँ तक जितने भी उनके प्रवचन हैं उन सब को इन्हीं 3 पिटक में जो है संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का अवशेष विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य साम्राज्य का जो है 7 वर्गों में जो विभाजन है, इसका उल्लेख की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर जो है उसका राजदूत था। जो है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक की रचना इंडिका नाम से पुस्तक की रचना की है। कौटिल्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए, और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो मौर्य साम्राज्य को जो 7 वर्गों में विभाजन किया वो कौन? मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में किया है, और ये इसमें जो है भारत की जनता को सुखी और संपन्न बताया इसने, मेगास्थनीज ने। यह सेल्यूकस निकेटर, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। सवाल अगला है कि भारत के किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए आप, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कौन? जॉन वाट्स और हाइट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वाट्स और हाइट के द्वारा जो है ब्रिटेन में उस वक्त जो है वहाँ महारानी एलिजाबेथ से ये लिया गया, और फिर जो है वहाँ इसकी स्थापना की गई। कब? ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और इस दौरान भारत में अगर शासन की बात करें तो भारत में 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है महान शासक अकबर का शासनकाल रहा है। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई है, और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। इसलिए जो है अगर हम प्रश्न आए कि किसके शासनकाल में हुई है, तो अकबर के शासनकाल में हुई है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया, जिसको जो है लाल कुर्ती सेना के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती सेना या फिर खुदाई खिदमतगार, यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी जो है संगठित किया, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। अगला सवाल है कि लिखित संविधान प्रारंभ करने का श्रेय किस देश को है? यानी कौन देश अपना सबसे पहला लिखित संविधान जो है ये किया था? तो लिखित संविधान जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना लिखित संविधान लिखा, जिसमें उसने केवल 7 अनुच्छेद रखा था। कितना अनुच्छेद रखा था? 7 अनुच्छेद रखा। लेकिन भारत ने जब अपना संविधान निर्माण किया, भारत को अपना संविधान निर्माण करने में जब 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा करके जो है भारत जब अपना पहला संविधान लिखा, तो उसमें इसने अपने मूल संविधान में 395 अनुच्छेद रखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका था? भारत का, कि 395 अनुच्छेद वाला। अमेरिका ने जो अपना पहला संविधान लिखा उसमें केवल उसके पास 7 अनुच्छेद थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारतीय संविधान के ये भाग 3 में यानी मूल अधिकार में जोड़ा गया। याद रखिएगा,
भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जाना जाता है। इसको RTE 2009 के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21A या फिर हिंदी में 21 क कहेंगे, 21A या 21 क में जोड़ा गया, जिसके तहत क्या प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य इसकी जो है ये करेगा कि जो राज्य जो है हर राज्य को इसको लागू करना है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चा के लिए मुफ्त और अनिवार्य यानी उसके से 1 रुपया न किसी चीज़ का फीस लिया जाएगा, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, बुक, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं, और उसको अनिवार्य रूप से देना है, यानी कोई बच्चा किसी कारणवश छूट न जाए, इसकी भी व्यवस्था करनी है। गार्जियन अगर उस बच्चा का नामांकन कराने में स्कूल में, विद्यालय में असमर्थ है तो विद्यालय स्तर से और राज्य स्तर से ये प्रयास करके उस बच्चे को विद्यालय में जोड़ना है। यह है RTE 2009 और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को आपको इस प्रकार से उल्लेखित करते हुए चलते हैं ताकि इस पर आधारित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो भारतीय संविधान का जो अधिकार है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, जबकि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार में से कौन कौन से है? तो अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। जबकि अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, जैसे कानून के समक्ष समानता, तो यह भारतीयों के अतिरिक्त विदेशियों को भी है। अनुच्छेद 20, 21, 21 क और फिर 23, 24 ये जो है यह भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी ये सारे अनुच्छेद का अधिकार प्राप्त है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वह किसको प्रस्तुत करेगा? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? लोक लेखा समिति के द्वारा जो रिपोर्ट है वह लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि लोकसभा स्पीकर को वह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद किसके तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, याद रखिएगा 356 के द्वारा राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू 356 के द्वारा, और 360 के द्वारा राज्य में जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी। अगला सवाल है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई उसकी अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समिति की अध्यक्ष सिफारिश पर राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। जो है इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय सरकार की बात हुई। एक पंचायत स्तर की सरकार, एक खंड या प्रखंड स्तर की सरकार, और फिर जो है एक जिला स्तर की सरकार। पंचायत स्तर की सरकार में ग्राम प्रधान या मुखिया जो है इसका प्रमुख नेतृत्व करता है। प्रखंड स्तर की सरकार में जो है वो पंचायत समिति सदस्य एवं प्रमुख इसके ये हैं। और फिर जो जिला स्तर में है उसमें जो है
जिला परिषद सदस्य एवं जो है उसके चेयरमैन इसके ये हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि 18 वर्ष से की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार किस आम चुनाव में किया गया था? तो 18 वर्ष से पूर्व जो है 21 वर्ष की आयु के लोग जो है निर्वाचन में हिस्सा लेते थे, वोट देने का अधिकार था। शुरू में कितना था? 21 वर्ष था, बाद में इसे संशोधन करके जो है यह कम किया गया उम्र को, और अब जो है 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, वो वोट दे करके उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और 18 वर्ष की आयु का अगर वो उम्र हो जाता है तो वो अपना नाम जुड़वा सकता है। तो जो 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष किया गया, यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया। 28 मार्च 1989 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ है। कब? 28 मार्च 1989 ईस्वी को। उस वक्त जो है राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है उम्र सीमा को घटाया था, और इसका प्रयोग 1989 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, और वह 9वीं लोकसभा का चुनाव था। कौन सा? 9वीं लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग हुआ था। सवाल अगला है जो कि विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक के पश्चात विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की तरफ आए हैं। पूछा जा रहा है कि समस्थानिक परमाणुओं में जो है वह प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। समस्थानिक परमाणु उसको कहेंगे कि जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो परमाणु संख्या जब समान होगा तो प्रोटॉन की संख्या स्वाभाविक है कि उसमें समान होगी, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, यानी उस समान परमाणु के अंदर अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे, तो वो इसलिए समस्थानिक कहलाएंगे। कि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो इकट्ठा होता है वो वसा उत्तक में, फैटी जो उत्तक है उसमें इकट्ठा होता है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से विटामिन और रोग में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विटामिन ए की कमी से रिकेटस होता है, जो कि गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा? रतौंधी होता है। और विटामिन ए की जो प्राप्ति है वो हमें गाजर इत्यादि से होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसी प्रकार जो है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, उससे बेरी बेरी रोग होता है, उसकी कमी से। सही है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, थायमीन। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह भी सही है। विटामिन सी का नाम जो है ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा दोनों सही सुमेलित है। ऐसे प्रश्नों के लिए बीपीएससी ऑप्शन डी दिया है, यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों के दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? ये प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, जो हम अगले सेट में आपको बताएंगे। आप इसका कमेंट करके उत्तर बताइए, सही उत्तर हम आपको अगले सेट में प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम चलते चलते आपसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।